नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। हम आज बात करने वाले हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे कि भौतिकी का कुछ प्रश्न है यहाँ पे हमारे पास, जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है यहाँ से। और मुझे आशा भी है कि अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम होगा, इसमें से आपका एक भी प्रश्न जो फिजिक्स से आता है नहीं छूटने वाला है। चलिए, तो हम आज बात करते हैं स्टार्टिंग 1 से लेके। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसे गमन करती है? ऑप्शन है हमारा सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, उसके बाद किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। आपको भी पता होगा कि जो प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ठीक है, चलिए, ये सब में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए, प्रकाश निर्वात में भी चलती है, जल में भी चलती है, वायु में भी चलती है और कांच में भी चलती है, लेकिन सबका स्पीड अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि प्रकाश का वेग किस में सबसे न्यूनतम है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो निर्वात में होता है। और सबसे न्यूनतम किस में होता है? तो कांच में होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं इसमें। हमारा तो आंसर हो गया डी, कांच में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। देखिए, कोई भी मोटर गाड़ी हो, ठीक है, चाहे मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो या फिर कोई भी हो, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? सिंपल, आपको पता है कि कोई भी बाइक चला रहा हो या साइकिल चला रहा हो या फिर कार चला रहा हो, उसके जो मिरर होता है ना, साइड मिरर, उसमें क्या होता है कि पीछे से कोई ट्रक भी आ रहा हो ना, छोटा सा मिरर में पूरा फुल ट्रक दिखाई पड़ जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसका मतलब है कि बड़ा ऑब्जेक्ट का मिरर में क्या करता है, छोटा ऑब्जेक्ट बना के दिखाता है। तो ये ऐसा कौन सा दर्पण में होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण में। तो हम कह सकते हैं मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा मिरर होता है यानी दर्पण होता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ये सब क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ पे हेडलाइट का बात कर रहे हैं, यानी सिंपल बात करेंगे, एक टॉर्च जो हम लोग घर में यूज करते हैं, या फिर बाइक का जो आगे हेडलाइट होता है, यानी वो पारा के टाइप का होता है। ठीक है, वो कैसा होता है? पारा के टाइप का, और यहीं से लाइट जो है पूरा रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो है, ये कौन सा दर्पण लगा होता है इसमें? तो इसमें होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। और जो जो क्वेश्चन का आपको जवाब पहले से पता है वो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दें, और जो नहीं पता है हमारे साथ बने रहें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, बट कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, या दोनों बनता है? तो हम जानते हैं इसमें समतल दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। फिर लेंस का क्वेश्चन क्या है? लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, यूनिट चैप्टर में ये तो आसानी से पढ़े भी होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा 7वां प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। अब देखिए, प्रकाश है, ठीक है, अब प्रकाश है, इसको दर्शा रहा है कोई चित्र,
तो इसको प्रकाश को दर्शाने वाला ये चित्र है, इसको क्या कह सकते हैं? ये आरेख कहलाएगा। सिंपल है, दर्शा रहा है किसी चीज़ को तो ये आरेख कहलाएगा, लेकिन ये किरण को दर्शा रहा है यानी प्रकाश को दर्शा, तो ये क्या हो गया? किरण आरेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये किरण आरेख कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। चलिए बहुत आसान है। एक चीज़ हम आपको बता दें, 1D का जो फोकसांतर होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। तो 2D का क्या हो जाएगा? ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, 25 टू जा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी में हमारा क्या है? 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर, देखिए फिर से वही टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पे फोकसांतर दे दिया है 50 सेंटीमीटर और कह रहा है वो कौन सा लेंस होगा। हमको पता है, ये अभी तुरंत आपको बताएं हम, 25 सेंटीमीटर होता है किसका? 1D का होता है। तो फिर 50 सेंटीमीटर फोकसांतर किसका होगा? तो 2D का होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, ये आसान क्वेश्चन है तो थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। अब देखिए प्रकाश एक है तो इसको प्रकाश बोलेंगे। अब इसका समूह बन के जा रहा है तो इसके समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? किरण पुंज बोलेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, किरण पुंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस का क्षमता होता है। अब देखिए ये चीज़ को हमेशा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। दो चीज़ बताएंगे, एक उत्तल लेंस का बात करेंगे, ठीक है, एक उत्तल लेंस का बात करेंगे। उत्तल लेंस में हमेशा पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस का बात कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव यानी धनात्मक। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, हर जगह आ जाएगा ये। जहाँ पे दिखे आपको पॉजिटिव वो उत्तल लेंस का होता है, जहाँ निगेटिव दिखे वो अवतल लेंस का होता है। चलिए दर्पण भी वही होता है। फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो अब उत्तल लेंस के लिए है। अभी हम तुरंत देखे थे उत्तल लेंस के लिए, सॉरी अभी यहाँ पे क्या है? अवतल लेंस के लिए है। उत्तल लेंस में हम क्या जानते थे? धनात्मक होता था, ये वाला धनात्मक। ठीक है, लेकिन अवतल लेंस का बात करेंगे तो हो जाएगा ये ऋणात्मक। ठीक है, अवतल लेंस में हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस को कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस कैसा बनता है? ऐसे बनता है। ठीक है, कोई प्रकाश इधर से आया, ठीक, अब ये क्या, इसका क्या काम है? आके एक जगह पे मिला देना। ये क्या कर रहा है? अभिसारित कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अभिसारित कर रहा है, एक बिंदु पे मिला रहा है आके। तो इसे क्या बोलेंगे हम? अभिसारी लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस को हम क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस बोलेंगे। और अवतल लेंस को तब क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस बोलेंगे। लीजिए आगे क्वेश्चन फिर से, अवतल लेंस को कहते हैं। अभी हम देखे थे क्या? उत्तल लेंस को कहते थे अभिसारी, तो अवतल को क्या कहेंगे? अपसारी। अवतल लेंस कैसे बनता है ये भी सीख लीजिए आप। ठीक है, ऐसा अवतल लेंस बनता है और इसमें क्या होता है? प्रकाश आके यहाँ से बिखर जाती है, मतलब ये अपसारित हो रही है, एक बिंदु से बिखरते हुए चली जाती है, यानी ये अपसारित हो रही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जल में भी अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, कांच में भी देख सकते हैं, या कह सकते हैं इसमें प्रकाश आसानी से गुजर सकता है, प्लास्टिक में भी गुजर सकता है, बट मिट्टी में कभी नहीं गुजरेगा। यानी पदार्थ, क्वेश्चन क्या पूछा? पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। किसका नहीं किया जा सकता है?
जिसका नहीं किया जा सकता है तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अब बताइए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में प्राप्त होगा, किस दर्पण में प्राप्त होगा? समतल, उत्तल। अभी तुरंत हम जस्ट बताए थे कि क्या होता है कि जो वाहन में जो लगा होता है दर्पण, ये क्या करता है, बड़े बड़े ट्रकों को इसमें आसानी से दिखाई पड़ जाता है। मतलब बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई पड़ता है, यानी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यानी कौन सा, ये वाहन में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या देख रहे हैं, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा अभी हम उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखते थे, तो अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो किस में दिखाई पड़ेगा? अवतल दर्पण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन सा? चलिए, सबसे पहले आपतित किरण और परावर्तित किरण। इधर से प्रकाश आ रही है, इधर प्रकाश जा रही है, और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। पहला ये नियम होता है इसका, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम में जान रहे होंगे, ये आपतन कोण, ये जो एंगल बनता है, यानी ये एक प्लेन है, इस पे कोई किरण आपतित हो रही है, ये जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यानी 2 नियम है। कितने नियम? 2। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, मान के चलिए कांच है, ये प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर जाएगी, तो ये सबसे पहले ये लंब डाल दीजिए। ये जाना चाहिए इधर, लेकिन क्या हो जाता है? इधर मुड़ जाता है, मतलब इधर घसक जाता है, ये लंब की तरफ मुड़ जाता है। यानी हम इसमें कह सकते हैं अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट। हाँ बिल्कुल, अभिलंब के निकट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। कैसा होता है? हमेशा आपको पता होगा ही, कैमरा तो सब देखे ही होंगे। कैमरा में ज़्यादातर क्या होता है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये उत्तल लेंस। अभिदृश्यक क्या हो जाएगा इसमें? उत्तल लेंस हो जाएगा। अभिदृश्यक क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी जस्ट बताए थे, कोई भी गाड़ी या कार के जो शीशा लगा होता है, यानी मिरर लगा होता है, उसमें उत्तल दर्पण, तभी तो बड़ा सा प्रतिबिंब छोटा इसमें दिखाई पड़ जाता है, छोटे छोटे आकार में दिखाई पड़ जाएगा। पीछे कितने वाहन आ रहे हैं, सारा ये छोटे से शीशे में दिखाई पड़ जाता है, यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक अवतल दर्पण को की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। ये है आर। आर मतलब होता है रेडियस, रेडियस मतलब वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी यानी एफ से हमेशा क्या होता है? 2 गुना होता है ना। यानी r बराबर 2f होता है। तो हमको निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या r निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 10, यानी क्या हो जाएगा आंसर? 20। 20 कहाँ पे है? ये हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। अब देखिए, ये निर्गत किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण, परावर्तन कोण या निर्गत कोण? सिंपल है, निर्गत किरण से बना है भाई, तो निर्गत किरण हो जाएगा, निर्गत कोण बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा? निर्गत कोण बनेगा। ठीक है, चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है? छोटे 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 जो बैक्टीरिया होता है उसको दिखाई पड़ जाता है इसमें। तो ये इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? मिरर लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है या उत्तल दर्पण लगा होता है। तो यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी का बात कर रहा है तो लेंस होगा, दर्पण तो होगा नहीं। ये हो जाएगा आंसर सही, 24 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है?
काल्पनिक, अभी हम तुरंत बताए थे समतल दर्पण में तो काल्पनिक बनता था, लेकिन यहाँ उत्तल और अवतल दिया हुआ है। उत्तल अवतल ये तो बहुत आसान होता है। काल्पनिक, अगर काल्पनिक का बात किया करें तो ये अवतल में बनता है। किस में बनता है? अवतल में। काल्पनिक किस में बनता है? अवतल में। ठीक है, तो वास्तविक किस में बनेगा? उत्तल में। ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अब ध्यान दीजिए, ये कन्फ्यूजन वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन होता है या आपतित, ये अपवर्तन कोण होता है, ये पहले बताइए। यहाँ परावर्तन कह रहा है, आपतन कह रहा है। यहाँ पे परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। यानी ये जो एंगल, ये एंगल है और ये एंगल है, दोनों क्या होता है? ये आपतन कोण और ये क्या बोलते हैं, ये अपवर्तन कोण और ये परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट ऑप्शन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब काल्पनिक है तो ये कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो यहाँ काल्पनिक का बात किया जा रहा है तो सीधा बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अब देखिए, चाहे ये उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, एक फोकस इधर होता है जिसको F1 बोलेंगे और एक फोकस इधर होता है जिसको F2 बोलेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह इसमें इधर होता है F1 और इधर होता है F2। ठीक है, यानी कोई भी लेंस का बात कर रहा है, लेंस में क्या होता है? दो फोकस होता है, मुख्य फोकस दो होता है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का मतलब सिंपल जानिए आप लोग, टॉर्च। यहाँ सर्च लाइट में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर्च लाइट होता क्या है। तो सर्च लाइट का मतलब होता है टॉर्च। जैसे कि ये टॉर्च बन गया। ठीक है, तो ये जो होता है परावर्तक सतह यानी पारा जो होता है, ये किसका बना होता है? ये तो अभी हम जस्ट बताए थे हेडलाइट में, ये अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये भी अभी हम बताए थे। जैसे कि कोई भी वस्तु को बड़ा करके दिखाएगा, यानी दाढ़ी जब हम लोग बनाते हैं तो छोटे छोटे मतलब चेहरा पे कहीं दाग धब्बा या फिर कुछ भी होता है, फुंसी उनसी हो जाता है, लेकिन जब तक क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा, बड़ा फिगर नहीं बनेगा हमारा दर्पण में, तब तक कैसे पता चलेगा कहाँ क्या है, कैसे हम शेविंग करेंगे? फिर वो कटने उड़ने का डर होता है। ठीक है, तो हमारा बड़ा फिगर बने यानी बड़ा प्रतिबिंब बने, उसके लिए हम कौन सा दर्पण यूज करेंगे? अवतल दर्पण यूज करेंगे। कौन सा दर्पण? अवतल। उत्तल में तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा ट्रक का छोटा प्रतिबिंब बना देता है उत्तल दर्पण, और छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का देखिए और प्रयोग बता देते हैं हम। जैसे कि दांत में किसी का कीड़ा लग जाता है या फिर कोई खराबी आ जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है? दांत को भी अवतल दर्पण की सहायता से देखता है कि दांत तो होता है छोटा, तो अवतल दर्पण में उसको दिखाई पड़ेगा बड़ा, तो स्पष्ट वो देख सकेगा कि आखिर दांत में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हमेशा याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, जो कभी छूटे ना, क्योंकि ये शायद बीपीएससी में यही क्वेश्चन आया हुआ था, पिछला क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। अब यहाँ पे उत्तल लेंस का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का क्षमता दिया है वन डायोप्टर। उत्तल लेंस हमेशा पहले ध्यान रहे पॉजिटिव और अवतल लेंस निगेटिव। यहाँ पे जितने निगेटिव वाला है तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो चाहे ये होगा या ये होगा। अब देखते हैं, वन डायोप्टर का बात किया जा रहा है, तो वन डायोप्टर के लिए क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग का, किस गोलीय दर्पण तथा किसी
पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण एवं लेंस समतल होगा। अब सबसे पहले इस माइनस से पकड़िए आप, माइनस है तो ये क्या होगा, अवतल होगा। अब यहाँ पे दर्पण और लेंस दोनों पूछ रहा है, किसका हो सकता है, अवतल, दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवतल हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। अब यहाँ पे अपवर्तन का नियम, उस टाइम क्या पूछा था, परावर्तन का कितना नियम है, उसी तरह अपवर्तन का कितना नियम है। ये अपवर्तन, ये अविलंब में ये प्रकाश इधर से आया और हल्का सा इधर मुड़ गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। इसके भी 2 नियम है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, sin I बटे sin R। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, एक उत्तल लेंस होता है, कौन सा लेंस का बात किया जा रहा है, उत्तल लेंस का बात किया जा रहा है। ये कैसे होता है, कैसा होता है, क्या सभी जगह समान मोटाई का होता है, उत्तल लेंस बनता कैसे, ये उत्तल लेंस बन गया। ठीक है, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ये नोक और ये नोक दोनों क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, बीच में क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, यानी किनारों की अपेक्षा बीच मोटा होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आवर्धन होता क्या है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज का जो हाइट है और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, इसके रेशियो को ही हम आवर्धन बोलते हैं, यानी एम बोलते हैं। यानी इमेज का जो हाइट होता है उसको हम भी से डिनोट करते हैं, और जो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है उसको यू से डिनोट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, भी बाय यू, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। अब फिर से वही क्वेश्चन है, फोकसांतर, फोकस दूरी यानी एफ, और क्या कर रहे हैं, वक्रता त्रिज्या यानी आर, इसके बीच क्या रिलेशन है, तो ये क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी आर बराबर 2F होता है। तो आर बराबर 2F कहाँ दिख रहा है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ये सब जवाब दे रहे हैं बेहतर ढंग से तो समझिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। और अपना स्कोर तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका ये कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, अगर इस टाइप के प्रश्न अच्छे से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर ये बेसिक है, 10th लेवल का आपको दिख रहा होगा ये सारा। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। सोलर कुकर में कौन सा होता है, अवतल दर्पण। क्यों, ये क्या करता है, ये प्रकाश को ला के एक पॉइंट पे मिलाता है। ठीक है, प्रकाश को एक पॉइंट पे मिलाता है, तभी ना इसका हीट जनरेट होता है और ये खाना बना देता है, सूर्य सनलाइट को ये एक जगह एकत्र कर देता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस का बात किया जा रहा है। उत्तल लेंस में हम क्या, अवतल में क्या देखे थे, काल्पनिक देखे थे, लेकिन उत्तल में क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। बिल्कुल सही बात है, तो उत्तल में क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं हम। ठीक है, ये वास्तविक भी होना चाहिए, तो वास्तविक के साथ क्या हो सकता है, अवतल दर्पण में क्या क्या देखे थे, काल्पनिक और सीधा, तो इसमें क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। तो हमारा कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन बी नंबर में। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये बिल्कुल ही 10th का लेवल है। उत्तल लेंस में सबसे पहले बात किया जा रहा है, उत्तल लेंस का बात किया जा रहा है, जब f और 2f के बीच रखा जाता है तो क्या होता है,
तो हम क्या कह सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ F है और यहाँ 2F है, इसके बीच में कहीं भी रख दीजिए आप, ठीक है। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा ना, जिसकी यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, ये इधर चला गया, इधर आके मिल जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से मिलेगा। तो ये कहाँ बनेगा? देखिए ऑब्वियसली है, ये इधर आएगा और ये यहाँ से क्रॉस करेगा, तो ये क्या है? अक्ष है। देखिए इसके अपेक्षा ये क्या होगा? ये बड़ा होगा, ठीक है। इसके अपेक्षा ये क्या होगा? बड़ा। सबसे पहले बड़ा तो होगा ही, ठीक है। और क्या होगा? उत्तल लेंस में वास्तविक बनता है। उत्तल लेंस में क्या होता है? वास्तविक बनता है। ये हमेशा ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, वक्रीय पृष्ठ दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे, एक इधर से घिरा होगा, एक इधर से घिरा होगा, और ठोस माध्यम होगा। माध्यम भी होना चाहिए, यानी इससे होके लाइट क्रॉस करनी चाहिए, यानी प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जानी चाहिए आसानी से, ये माध्यम कहलाएगा। और ये क्या होना चाहिए? दोनों तरफ से घिरा होना चाहिए, यानी गोलीय दर्पण तो होगा नहीं, क्योंकि दर्पण में एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश तो जाती नहीं है। ये हो जाएगा लेंस, यानी गोलीय लेंस का ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन सी नंबर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है। सिंपल है, बाहर की तरफ कौन वक्रित होता है? एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है। दर्पण का बात किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये बाहर की तरफ वक्रित होता है। इसमें क्या होता है? अंदर की तरफ वक्रित होता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये उत्तल लेंस। ये क्या होता है? उत्तल। और ये क्या होता है? अवतल, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए इस पे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये गोलीय दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, अब मान के चलिए परावर्तक पृष्ठ ये हो गया, इसके केंद्र को क्या बोलेंगे, है ना? एक मिनट, ये सेंटर होगा। हम अलग अलग बना लेते हैं, एक ये उत्तल लेंस बना लेते हैं, ये अवतल बना लेते हैं, ठीक है। और इसका जो परावर्तक, देखिए इसमें यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, यानी ये, और इसमें यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये इस सेंटर को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। ये तो सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा? ध्रुव होगा। क्या होगा? ध्रुव। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, बहुत आसान है। आवर्धन का कोई तो ऐसा मात्रक होता नहीं है। मान के चलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मीटर में है और वस्तु की ऊंचाई भी मीटर में है, ये तो खत्म हो गया इससे ही। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई सेंटीमीटर में है और वस्तु की ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, यानी ये मात्रक विहीन होता है। ये क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, ठीक है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु। अब केंद्रीय बिंदु कह रहा है, कोई भी लेंस है और इसका सेंटर है, इसका केंद्रीय बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक बिंदु केंद्र बोलते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर। अब मान के लिए कोई शब्दकोश हम पढ़ रहे हैं, ये बुक है, इसमें हम कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे? इसमें तो अक्षर छोटा छोटा है, तो उसको बड़ा करके दिखेगा, तभी तो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बड़ा फिगर किस में दिखाई पड़ता है? लेंस का बात किया जा रहा है, दर्पण का नहीं। तो बड़ा फिगर किस में दिखाई पड़ता है? उत्तल लेंस से। तो सबसे पहले उत्तल लेंस यहाँ भी दिख रहा है और उत्तल लेंस यहाँ भी दिख रहा है, ये दोनों जगह उत्तल लेंस दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अभी हम नज़दीक के अक्षर को हम पढ़ पा रहे हैं, इसको नज़दीक के अक्षर को पढ़ेंगे तो हमारा फोकस दूरी भी कम होना चाहिए, और दूर के वस्तु को दूर के अक्षरों को पढ़ेंगे तो फोकस दूरी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 50 नज़दीक में होगा या 5 नज़दीक में होगा? तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ये डी, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, इसमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/l
एफ। हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है और समझना है, और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, तभी सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा और अच्छे से जवाब भी दे पाइएगा आप। इसके बाद देखिएगा, आज के बाद कोई प्रश्न भूलिएगा नहीं, क्योंकि हम रट्टा नहीं मरवाते, समझाते हैं। हाँ, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? अब सिंपल है, कोई भी दर्पण है भाई, दर्पण इधर से इधर से कोई भी दर्पण हो, इसका जो सेंटर होता है या इसका यहाँ पे सेंटर होगा, इसको किस से दर्शाएंगे? इसको किस से दर्शाएंगे? सेंटर को तो हमेशा सी से दर्शाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए सी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, सॉरी छाल नहीं, ये छाल टाइपिंग कर रखा है, छाल नहीं, क्या होता है? चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कहाँ है? 3 × 10⁸, ये 10⁸ है, ठीक है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर भेजिए, आंसर भेजिए। इसमें क्या, हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। दंत चिकित्सक क्या करता है? दांत छोटा होता है, उसको बड़ा करके देखता है, मतलब कौन सा दर्पण में छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कौन सा दर्पण में? इन तीनों में से जवाब देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर भेजिएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है पतले लेंस का आवर्धन क्षमता। अब पतला लेंस का बात कर रहे हैं तो आवर्धन क्षमता भी कम होगा, क्योंकि पतला लेंस में प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई क्या होता है? बड़ा होता है, तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? कम होगा। आवर्धन क्षमता कम होगा 1 से, यानी इसको क्या कह सकते हैं? कम कह सकते हैं। ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। मोटे लेंस, अब इसी का अपोजिट है। अब ये मोटा लेंस है, उसमें प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा। अब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का साइज छोटा होगा, तो ये हमेशा 1 से बड़ा बनेगा, यानी अधिक कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? अधिक। हमारा बी ऑप्शन सही होगा, आवर्धन क्षमता अधिक होगा इसका। अब पूछिए, कोई प्रश्न बचा हुआ है, आई थिंक 6-7 और होगा, इसको क्लियर ही कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा आप लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन है अगला, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। अवतल दर्पण का बात किया जा रहा है। अवतल दर्पण, ये तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है, इसमें क्या अवतल दर्पण सबसे पहले आभासी तो बनेगा ही, आभासी यहाँ और काल्पनिक यहाँ है, इसमें से चलिए सब में कॉमन है। आभासी के साथ क्या होता है? सीधा होता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले। कहीं भी रखे ऑप्शन देखिए, टिक कीजिए, हमेशा याद होना चाहिए। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनता है, उत्तल में काल्पनिक बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अब प्रश्न है, उत्तल लेंस, अब सबसे पहले यहाँ ध्यान देना चाहिए, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस, प्रकाशिक केंद्र यानी सेंटर यानी सी, और मुख्य फोकस यानी एफ, इसके बीच रखा ये कोई वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ से ये प्रकाश आएगा, ठीक है, और ये यहाँ से आएगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा? तो और सिर्फ कहाँ बनेगा ये नहीं पूछ रहा है, कैसा बनेगा, ये तो काल्पनिक बन रहा है, एवं ये उत्तल दर्पण का बात किया जा रहा है, तो हो जाएगा ये आभासी एवं सीधा, क्योंकि ये इसके बीच रखा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अब फिर देखिए, यहाँ अवतल दर्पण का बात किया जा रहा है, मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमेशा आपको याद रखना है, जब
अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, मुख्य फोकस पे वस्तु रखेंगे ना, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यहाँ से जाएगा तो अनंत पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और अगर कोई वस्तु अनंत पे रख दें तो इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, ये मुख्य फोकस पे बन जाएगा। इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, मुख्य फोकस पे ही बनेगा। तो यहाँ पे कहाँ रखा जा रहा है, मुख्य फोकस पे जब रखा जा रहा है तो ये अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। चलिए अगला प्रश्न, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो क्या होता है, उत्तल लेंस में भी वही होता है। क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस में ये अनंत पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे, अब यहाँ पे मुख्य फोकस पर रखे, यहाँ लेंस का बात किया जा रहा है, उसमें दर्पण था, रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अब देखिए, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ये देखिए अवतल लेंस का बात किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ रखना है, मुख्य फोकस यानी एफ और मुख्य फोकस, अच्छा मुख्य फोकस पर ही रखना है। चलो यहाँ से रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्रेश करके आ जाएगा, ये इधर की तरफ बिखर जाएगा लाइट ये। ठीक है, तो इसका जो बीम बनेगा प्रकाश, तो यहाँ पे कहाँ बन जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ से, तो इस जगह पे आके मिलेगा। यानी ये मुख्य फोकस पर रखे तो ये बना किधर, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस के बाद, और लगभग यहाँ पे सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच, यानी मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो कह सकते हैं प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। इसमें अवतल लेंस में बात किया जा रहा है। ठीक है, सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, अरे अनंत पर रखा है तो फोकस पे बनेगा। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यही तो बताए, अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ये रिटर्न आके ये फोकस पे बन जाएगा। ये अनंत से आ रहा है, ये हमको यहाँ नहीं दिखाना होता है, ये डायरेक्ट ऐसे आता है, यहाँ रिटर्न आता है, तो ये फोकस पे बनता है यानी एफ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। फिर यही क्वेश्चन है सेम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोकस। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, फोकस पर। चलिए अगला सही हमारा अगला प्रश्न है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है। अब देखिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ही जब गुजर रहा है, कहाँ से, सी से ही गुजर रहा है, प्रकाशिक केंद्र से ही गुजर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत आसान प्रश्न है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस, ये लैम नहीं लेंस होगा। ठीक है, ठीक है, से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, उसी पथ पर ये क्या हो जाती है, फोकस से गुजरने वाली। यहाँ पे उत्तल लेंस का बात किया जाए, उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, क्योंकि उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये जो मुख्य अक्ष होता है कोई भी लेंस में, ये इसके लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, इसी के समानांतर हो जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है। अब फिर वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात ये अवतल लेंस में कह रहा है, तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, क्या हो जाता है, ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही पढ़ते रहें तो आने वाले समय में पता चलेगा, ये बेसिक अभी तो फ़िलहाल बेसिक था,
और बेसिक से हम हाई लेके जाएंगे। और आप सब ध्यान से पढ़िए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला आपका, ये हम पूरा का पूरा गारंटी लेते हैं। ठीक है, हमारा एक ही मकसद होता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, रट्टा नहीं मरवाना है। हम ऐसे समझाएंगे जो कि हमेशा आपको याद रखे रहेगा, कभी आप नहीं भूलिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।